और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। सीबीएसई पोर्टल का ऑन एंड ऑफ, और ऑन ऑफ की वजह से परेशान कौन है? छात्र। सीबीएसई के ओएसएम प्रणाली, इस सिस्टम को लेकर चल रहा विवाद अब सिर्फ कॉपी चेकिंग तक सीमित नहीं रह गया है। पहले छात्रों ने गलत मार्किंग, धुंधली आंसर शीट और दूसरी कॉपियां मिलने की शिकायत उठाई थी। फिर पोर्टल हैक होने के दावे सामने आए और अब पोर्टल खुलने को लेकर ही सीबीएसई के सारे दावे फेल होते दिख रहे हैं। री इवैल्यूएशन को लेकर उठ रहे हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ओएसएम सिस्टम कराने वाली कंपनी भी क्यों सवालों के घेरे में आ गई है, छात्रों को कैसे परेशानी हो रही है और अपडेट क्या है। बड़ी खबर यह कि सीबीएसई के री इवैल्यूएशन पोर्टल में फिर से दिक्कत हो रही है। हमने आपको खबर दी थी कि आज री इवैल्यूएशन पोर्टल खुल गया है, कल दिक्कत आ रही थी, लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में फिर दिक्कत। एक दिन देर से खुलने के बावजूद दिक्कत। आज सुबह 4:42 पर पोर्टल खुल गया था। 10 बजे के बाद दिक्कतें आने लगी, तो करीब सुबह 4 बजे पोर्टल खुला और फिर 10 बजे फिर से दिक्कत आने लगी। कई छात्रों ने पोर्टल खोलने की दिक्कत बताई। उन्होंने कहा कि पोर्टल खुलने में परेशानी हो रही है, ये शिकायत की गई कई छात्रों की तरफ से। तो पहले आंसर शीट को लेकर सवाल खड़े किए गए कि सप्लीमेंट्री ही गायब है या किसी और की शीट जुड़ी हुई है। फिर जब रीवैल्यूएशन पोर्टल की प्रक्रिया शुरू होने की बात आई तो पोर्टल नहीं खुल रहा था। एक दिन देरी से खुलने के बाद भी पोर्टल में फिर दिक्कत। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह 4 बजे पोर्टल खुला और फिर खुलने के बाद फिर से परेशान। अब आप दो तस्वीरें तो देख ही रहे हैं। सीबीएसई का वो एक्सपोज जिसमें बताया गया कि सुबह 4 बजे पोर्टल खुल गया है, और फिर दूसरी तस्वीर जहां छात्रों ने शिकायत की है। आपको बताते हैं कि कैसे सीबीएसई ने ओएसएम प्रक्रिया से प्रभावित छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के री इवैल्यूएशन का ऐलान कराया और दिक्कतें आनी शुरू हो गईं, जो अब तक जारी बताई जा रही हैं। दरअसल 19 मई से री इवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू होनी थी। बार बार वेबसाइट क्रैश होने पर डेट बढ़ा दी गई, तारीख आगे की गई। री इवैल्यूएशन की तारीख बढ़ाकर फिर 25 मई की गई, 19 मई से, और फिर सर्वर डाउन हुआ, पेमेंट फेल होने की परेशानी आने लगी। शिकायतों के बाद पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया को बंद किया गया, रोक दिया गया, और फिर 1 जून की तारीख यानी कि कल री इवैल्यूएशन पोर्टल खोलने का ऐलान किया गया। लेकिन हुआ क्या? 1 जून को पोर्टल नहीं खुला। 1 जून की बजाय 2 जून की सुबह 4:42 पर पोर्टल खुला, और ठीक 5 घंटे बाद फिर पोर्टल खुलने में समस्याएं आने लगी और छात्रों ने कहा उन्हें परेशानी हो रही है। शालिनी वाजपेयी हमारी सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुकी है। शालिनी, 12th के बाद सबसे बड़ा सवाल छात्रों के पास यही होता है कि अब उन्हें आगे क्या ऑप्ट करना है, आगे वो क्या करने वाले हैं भविष्य में। अब जब उनके पास अपने 12th के सही नंबर ही नहीं आ पाएंगे, री इवैल्यूएशन ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो आगे क्या निर्णय लेंगे? अब सिस्टम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं पोर्टल दिखाती हूँ किस तरह से। सबसे पहले तो ये पोर्टल देखिए, ये सीबीएसई का वही पोर्टल है जिसका इंतज़ार छात्र जो है वो पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। सबसे पहले 29 मई को इस पोर्टल को खुलना था, तब भी ठीक से नहीं खुला, तमाम तकनीकी गड़बड़ियाँ सामने आई। उसके बाद शाम तक कह दिया सीबीएसई ने कि अब जो है वो 1 जून को खोलेंगे। कल तो बिल्कुल ही पोर्टल नहीं खुला, लगातार जो है पोर्टल बार बार खोलने की कोशिश करते रहे छात्र, लेकिन नहीं खुला। फिर आज सुबह 4:42 पर एक्स पर ट्वीट किया कि अब पोर्टल खुल जाएगा। सीबीएसई ने बाकायदा पूरा वीडियो रिलीज़ किया, और अब हाल आप देख सकते हैं, ये स्टूडेंट हैं, ये अपना कैप्चा ये पूरा देखिए। सबसे पहले इन्होंने सारी डिटेल तो यहाँ तक तो ओपन हो रहा है, आप देखिए जी, बिल्कुल। हाँ, ये देखिए, आप साफ साफ देख सकते हैं। ये लॉगिन करके हम पूरा आपको दिखाएंगे। यही वो पोर्टल हो जिस पर ये पूरा लॉगिन करेंगे और दिखाएंगे। ये पोर्टल है। उसके बाद ये देखिए अपना रोल नंबर जो है वो फिल कर रहे हैं, आप साफ साफ देख सकते हैं। मैं एक एक स्टेप जो है वो दिखाऊंगी आपको लाइव में कि ये जब पोर्टल पर अब एक एक अपना डिटेल भर रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, क्या पोर्टल खुलता है नहीं खुलता है, आपको सब कुछ लाइव में दिखेगा आज। तो सीबीएसई का ये वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन पोर्टल है जिसके लिए छात्र लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। देखिए अब पासवर्ड भी ये डाल रहे हैं अपना, और उसके बाद आएंगे आधार पर डिटेल। तो वो भी मैं आपको ये पूरी तरह से नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इनका आधार डिटेल मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन आप बाकी देखिएगा भर रहे हैं, बस इतना मैं आपको बता सकती हूँ। आगे कैप्चा जब फिल करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैप्चा फिल करने के बाद क्या होता है, क्या वो सच में नीचे खुलता है कि नहीं खुलता है, आगे की प्रोसेस हो पाती है कि नहीं हो पाती, वो देखिए। अब उसके बाद मैं नीचे वो डालेंगे कैप्चा,
तो कैप्चा देखिएगा, सारे डिटेल भर दिया इन्होंने, आधार डिटेल भी, नाम भी, सबको रोल नंबर भी, सब कुछ भर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर कैप्चा भराते हैं। ये देखिए, अब इनको इसको फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आप देखिएगा, क्या ये ओपन होता है कि नहीं। साइन इन करिए या इन्होंने साइन इन जैसे ही होता है साइन इन कीजिए और आप देखिए लॉगिन सक्सेसफुली। फ़िलहाल हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लॉगिन हो चुका है। तो हमारे अभी फ़िलहाल जो अब लाइव हमने जो शो किया, तो इसका मतलब है कि बीच बीच में पोर्टल खुल रहा है और कभी नहीं जो खुल रहा है। तो फ़िलहाल इनके इसमें देखिए पोर्टल खुल चुका है। तो अच्छी बात यह है कि छात्रों के चेहरे पर देख सकते हैं, अब खुशी भी दिखेगी आपको क्योंकि पोर्टल खुल गया। तो हमने आपको लाइव में एक एक डिटेल में बताया कि कैसे। अब ये देखिए आगे आप जो अप्लाई करेंगे, चाहे आप किसी पेज, ये देखिए अकाउंटेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अकाउंटेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जी मैम, मेरे को अकाउंटेंसी के लिए रिवैल्यूएशन अप्लाई करना है। अच्छा, सुबह से कर रहे थे, नहीं खुला, लेकिन अच्छी बात है देखिए हमारे लाइव में इनका खुल गया। यस मैम, बिल्कुल। सुबह से हम लोग काफ़ी ट्राई कर रहे थे, हमने कल भी ट्राई किया था। कल तो साइट खुली ही नहीं थी बिल्कुल। आज सुबह खुली थी, लॉगिन भी हुआ था, बट उसके बाद वो बीच में ही लॉग आउट हो गया था और उसके बाद हम लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, क्रेडेंशियल रॉन्ग आ रहे थे। फिर अभी आपके सामने लाइव ओपन किया तो अभी हो गया। बहुत अच्छी बात है। आप देखिए इनका चेहरा, आप भी, मैं देख रही हूँ कि काफ़ी इतनी देर से ट्राई करती हूँ, हमारे लाइव में इनका ओपन हो गया। बिल्कुल, चलिए आप बातचीत जारी रखिएगा, जानकारी लेते रहिए। शालिनी, आपका रुख करेंगे एक बार फिर से। तो देखिए, छात्र ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कई छात्रों को अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कई छात्र ऐसे हैं जिनका पोर्टल खुल भी रहा है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। ओएसएम से कॉपी जांच में गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्रालय सख्त है। सीबीएसई के ओएसएम कॉन्ट्रैक्ट की जांच की जाएगी। कई सवाल उठे और इसी को लेकर शिक्षा मंत्रालय अब सख्त है। ओएसएम कॉन्ट्रैक्ट की जांच होगी। कोएम्ट एडुकेट कंपनी के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। प्रशासनिक जवाबदेही तक पहुंच सकती है ये जांच। कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सवाल उठ रहे थे, इसलिए अब सख्ती दिखाते हुए शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया, निर्देश दिए गए हैं, प्रशासनिक जवाबदेही तक ये जांच पहुंच सकती है। और ओएसएम के लिए हैदराबाद की कंपनी को मिला था टेंडर। कोएम्ट एडुटेक को मिला था टेंडर। टीसीएस को पछाड़कर कोएम्ट ने टेंडर जीता था। टेंडर प्रक्रिया भी अब सवालों के घेरे में है कि आखिर ये टेंडर मिलता कैसे है, कैसे दिया गया, क्योंकि देखिए इस रेस में टीसीएस भी थी, लेकिन टीसीएस को पछाड़कर कोएम्ट ने ये टेंडर अपने नाम जीता था। तो वो क्या पैमाना था जिसकी वजह से कोएम्ट एडुटेक को ये टेंडर दिया गया, ये भी आपको आगे बताएंगे। री एवेल्युएशन पोर्टल खुलने में एक बार फिर से दिक्कतों का सामना छात्रों को करना पड़ रहा है। हालांकि कई छात्र ऐसे भी हैं जिनका पोर्टल ओपन हो रहा है, खुल रहा है। अब आपको बताते हैं कि कैसे देश की इतनी बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस पर कोएम्ट भारी पड़ी है। अब वो फैक्टर्स क्या हैं, वो पैमाना क्या है? पहला फैक्टर कीमत का है। दरअसल कोएम्ट की बात करें तो प्रति कॉपी जांच के लिए 25 रुपए की कीमत कोएम्ट ने बताई थी और दूसरी ओर टीसीएस ने 53 रुपए से 65 रुपए की कीमत बताई थी एक कॉपी के लिए। अब अनुमानित लागत पर नजर डालेंगे तो 384 करोड़ करीब लागत होती है जो कोएम्ट की तरफ से बताई गई थी और वहीं 951.3 करोड़ अनुमानित लागत टीसीएस ने बताई थी। अब आप इसमें देखेंगे, नजर डालेंगे तो अनुमानित लागत किसकी कम आ रही है? कोएम्ट की, यानी कि कॉस्ट में भी कम कोएम्ट ने बताया था। अब दूसरा फैक्टर क्या है? अनुभव, एक्सपीरियंस की बात करें तो कोएम्ट और टीसीएस में क्या अंतर है? टेक्निकल स्कोर की बात करें तो कोएम्ट के नंबर 91 थे और 89 टीसीएस के। अब 2 नंबर आगे कोएम्ट था। इसमें सब्जेक्टिव कॉपी मूल्यांकन अनुभव की बात कर रहे हैं जिसमें फुल मार्क्स कोएम्ट को मिले और 0 टीसीएस को, यानी कि इसमें भी कोएम्ट आगे। ये परफॉर्मेंस की बात। अब सीबीएसई ने कोएम्ट को ज्यादा अनुभवी माना, इस वजह से टेंडर मिला। अब तीसरा फैक्टर क्या है? QCBS। अब ये क्या होता है? क्वालिटी और कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन मॉडल, जिसके बेसिस पे, जिसके पैमाने पर ये टेंडर दिया जाता है। अब इसमें, इस मॉडल में 70% तकनीकी गुणवत्ता और 30% कीमत को महत्व। और आप देखेंगे कीमत कोएम्ट की कम थी, साथ ही जो एक्सपीरियंस था, जो अनुभव था, वो भी कोएम्ट का ज्यादा था। इस वजह से टीसीएस को पछाड़ते हुए कोएम्ट आगे निकला और ये टेंडर कोएम्ट को मिला। कीमत भी कम, तकनीकी स्कोर बेहतर होने पर कोएम्ट को ये जिम्मेदारी दी गई थी। और शालिनी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, अगर हम पैमाने की बात करें
तो कीमत भी कम थी, साथ ही सीबीएसई ने कंपनी और पूरी प्रक्रिया को क्लीन चिट दी थी। लेकिन अब जांच की बात हो रही है। दर्शकों को बताइएगा कि किसी कंपनी को चुनने का पैमाना क्या रहता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जांच इस बात पर हो रही है कि आखिर जब टेंडर दिया गया था तो क्या टेंडर में जो सीबीएसई की तरफ से जो क्लॉज दिए गए थे वो क्लॉज क्या थे और उन क्लॉज को पूरी तरह से फॉलो किया गया कि नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात होती कि इसमें एक एक लाइन और एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब सीबीएसई ने जो पहला वो निकाला अपना लेटर और टेंडर के लिए निकाला था, उसके जो पॉइंट्स थे और जो बाद में उसमें जो संशोधन किया गया, इसको लेकर लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि संशोधन की नौबत क्यों आई। तो इसीलिए जब चूँकि लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरह से आरोप लगे, उसके बाद ही शिक्षा मंत्रालय जो है वो अब इस मामले को लेकर जांच के लिए कहा रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि हम जांच करेंगे कोएम्प्ट को आखिर क्यों दिया गया। सबसे पहले मंत्रालय जो है वो दोनों चीज़ों की जांच करेगा, देने के पीछे की वजह क्या थी, क्यों टेंडर, कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से टेंडर सिर्फ कोएम्प्ट को मिला, नंबर एक। दूसरी कंपनियां जो थी उनको क्यों छोड़ा गया, उनके लिए भी देखा जाएगा कि आखिर वो क्यों वो पीछे रह गई, क्यों, क्या वजह थी, ये भी देखेगा शिक्षा मंत्रालय। और ये भी देखेगा कि क्या टेंडर देने के बाद तकनीकी गड़बड़ियां जो सामने आई ओएसएम को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वो उसकी वजह कोएम्प्ट ही है या कोई और वजह है, ये भी जो शिक्षा मंत्रालय है वो जांच करेगा। इसके लिए ही रिपोर्ट मांगी गई है। तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो सीबीएसई को फिलहाल शिक्षा मंत्रालय को जवाब देना है। लेकिन अब एक बात ये भी है कि सीबीएसई जो है वो लगातार इस तरह के आरोपों का खंडन करता रहा है। सीबीएसई जो है वो शुरुआत से इस बात को कहता रहा है कि हमने सारे नियमों का पालन किया है और हमने किसी भी नियम को नहीं तोड़ा है, नियमों के तहत ही टेंडर दिया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह के लेटर जो है वो लोग शो कर रहे हैं, जिस तरह के पॉइंट्स दिखा रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जांच जरूरी थी। इसलिए शिक्षा मंत्रालय जो है वो इस मामले में जांच कर रहा है। बिल्कुल शालिनी, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सख्ती दिखाई गई है और अब जांच की बात कही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एक और खबर, ओएसएम में गड़बड़ी की संसदीय समिति समीक्षा करेगी। शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा विभाग के सचिव से जवाब मांगा जाएगा। सीबीएसई के चेयरमैन भी अपना पक्ष रखेंगे। इस बीच ओएसएम के इस्तेमाल और छात्रों की दिक्कतों की समीक्षा की जाएगी। इस प्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सिस्टम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, छात्रों की तरफ से शिकायतें। शिक्षा मंत्रालय सख्त और अब संसदीय समिति भी सख्त। तो सीबीएसई के चेयरमैन भी अपना पक्ष रखेंगे। उन्हें तलब किया गया है, ओएसएम इस्तेमाल और दिक्कतों की समीक्षा की जाएगी। पूछा जाएगा सिस्टम में क्या परेशानी आ रही है, ओएसएम में गड़बड़ी पर संसदीय समिति भी सख्त है और इसी को लेकर चेयरमैन को तलब किया गया है। शिक्षा विभाग के सचिव से जवाब भी मांगा गया है कि आखिर परेशानी हुई तो हुई कैसे। तो जिस कंपनी को टेंडर मिला था कोएम्प्ट, उससे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। सीबीएसई का ओएसएम प्रयोग क्या है, कितने नंबर, कितने फेल नंबर सामने आए, विवाद क्या हुआ था, क्या सवाल उठ रहे थे, शिकायतें क्या सामने आ रही थी, अब इस पर बात करते हैं। पूरा विवाद क्या है। सीबीएसई ने पहली बार ओएसएम सिस्टम लागू किया था, पहली बार ऑनलाइन ये प्रणाली लागू हुई थी। इसके अलावा उत्तर पुस्तिका स्कैन कर परीक्षक को भेजा गया। परीक्षकों ने कॉपी पर ऑनलाइन ही मूल्यांकन किया था, ऑनलाइन ही ये कॉपी चेक की गई थी और नतीजे आने के बाद छात्रों ने मिले नंबरों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। सीबीएसई ने री इवैल्यूएशन के लिए छात्रों को मौका दिया। पुनर्मूल्यांकन में छात्रों को अपनी कॉपियां ब्लर नजर आईं, कई कॉपी गायब थी, कुछ पन्ने गायब थे, अधूरे और बिना जांच के भी कॉपियां नजर आई। बाद में री इवैल्यूएशन वाले पोर्टल में गड़बड़ी आने लगी और पोर्टल कभी खुलता है, कभी नहीं खुलता है, कभी पेमेंट में दिक्कत होती है जिसकी वजह से छात्र परेशान हैं। पोर्टल खुलने, री इवैल्यूएशन के लिए अलग अलग तारीखें दी जा रही हैं जिसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और छात्र परेशान हो रहे हैं और इसी वजह से अब शिक्षा मंत्रालय ने सख्ती दिखाते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं और अब इस पर आगे जांच की जाएगी। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमृतसर में 12वीं की छात्रा ने आत्महत्या की है। छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। स्कूल पर फीस के लिए दबाव बनाने का आरोप भी है, फीस के लिए टॉर्चर करने की बात कही जा रही है। शिकायत पर पुलिस अब जांच में जुट गई है।
अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें, अमृतसर का मामला है। 12वीं की ये छात्रा है जिसने अपनी जान दे दी, आत्महत्या की है। छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दी है और खबर यह है कि स्कूल पर फीस के लिए दबाव बनाया गया था, जिस वजह से छात्रा ने यह कदम उठाया। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहित, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है? स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है? खबर यह है कि प्रिंसिपल फरार है। देखिए, इस घटना के सामने आने के बाद जो स्कूल की प्रिंसिपल है और क्लास टीचर हैं वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। उनको पुलिस तलाश कर रही है। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। स्कूल का कुछ स्टाफ वहां पर आ रहा है, लेकिन वो स्कूल को अंदर से बंद करके स्कूल के परिसर के अंदर ही मौजूद है, लेकिन वो कोई भी बयान देने के लिए अब तक सामने नहीं आए हैं। ये पूरा मामला जो परिवार का आरोप है उसके मुताबिक ये जो लड़की है वो 12th क्लास की स्टूडेंट थी और इस पर लगातार जो 20,000 रुपये के आसपास की फीस बकाया थी। एक प्राइवेट स्कूल है अमृतसर के फतेहगढ़ चूड़ियाँ कस्बे में, ये प्राइवेट स्कूल है और यहाँ पर उसके ऊपर बताया जा रहा है कि मृतक लड़की के ऊपर 20,000 रुपये के आसपास फीस बकाया थी और उस फीस की वसूली के लिए स्कूल के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। लड़की के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा दलीलें दी जा रही थी, वक्त मांगा जा रहा था, लेकिन स्कूल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। और ये बताया जा रहा है कि लड़की को कई बार बेइज्जत किया गया। स्कूल के अंदर प्रिंसिपल के रूम में बुलाकर डांटा भी गया, जिससे लड़की काफ़ी आहत हो चुकी थी और उसने जहर निगल लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी और 30 और 31 मई की रात को उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन मरने से पहले लड़की का जो डाइंग स्टेटमेंट है, जो लास्ट स्टेटमेंट है, वो पुलिस को मिल चुका है, जो कि अब सामने आया है, जिसमें लड़की सीधे तौर पर स्कूल प्रशासन पर आरोप लगा रही है कि बकाया फीस देने और उसकी स्ट्रीम बदलने को लेकर भी उस पर दबाव बनाया जा रहा था, क्योंकि वो फीस नहीं दे पा रही थी। तो फिलहाल ये पूरा मामला पंजाब सरकार के संज्ञान में भी है और पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने कहा है कि इस मामले की हाई लेवल जांच करवाई जा रही है, FIR दर्ज कर ली गई है और जल्द ही स्कूल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मोहित, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को वो बयान भी सुनाते हैं, वो वीडियो दिखाते हैं जो छात्रा ने आत्महत्या करने से पहले बनाया था। उस दौरान उसने क्या कहा, सुनिए। 11 मई ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਲੱਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। और आगे बढ़ते हुए अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में टूट का खतरा बढ़ गया है। बड़ी खबर है, सूत्रों का दावा, रविवार को टीएमसी के बागी विधायकों ने बैठक की। सूत्रों का दावा है 7 जिलों के बागी विधायक एक होटल में जुटे थे। सूत्रों का बड़ा दावा, बागी विधायकों की बैठक में ऋतव्रता और संदीपन शामिल हुए थे। अब एमएलए संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को टीएमसी ने पार्टी से निकाला है। टूट की खबर सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। एक तरफ धरना देने की बात ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर क्या ममता बनर्जी की पार्टी टूट जाएगी, ये सवाल। 2 निकाले गए एमएलए ममता बनर्जी अभिषेक के खिलाफ सक्रिय। कुछ विधायक रविवार शाम एक 5 सितारा होटल में जुटे, यानी कि 5 स्टार होटल में इन सब के जुटने की खबर आई। ऋतव्रता और संदीपन शुरू में मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इसके बाद बागी बैठक के लिए किड स्ट्रीट एमएलए हॉस्टल गए। इस बैठक में विधायक ऋतव्रता और संदीपन शामिल हुए। बैठक में 7 जिलों के टीएमसी बागी विधायक भी शामिल हुए। आगे बागी विधायक विपक्ष के नए नेता का दावा कर सकते हैं। स्पीकर रतिन बसु को सर्वसम्मति से प्रस्ताव सौंप सकते हैं। विधानसभा में बैठने के लिए अलग ब्लॉक की मांग भी कर सकते हैं। टीएमसी ने संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को निकाला है। कालीघाट मीटिंग में 60 एमएलए के नहीं पहुंचने की आशंका भी अब इसके साथ बढ़ गई है, क्योंकि आपको याद होगा बैठक में 60 एमएलए नहीं पहुंचे थे। क्या टीएमसी में टूट का खतरा बढ़ गया? इसी के साथ ही सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, एक एक कर समझ लेते हैं। टीएमसी की बात करें, कुल विधायक कितने हैं? 80। पार्टी से कितने विधायकों को निष्कासित किया गया? 2 विधायक जिनके नाम भी आपको अभी हम बता रहे थे। कुल बचे एमएलए कितने हैं? 78। और दल बदल कानून से बचने के लिए क्या जरूरी है? 52 एमएलए। खास बात, 60 विधायक ममता की बैठक में पहुंचे ही नहीं थे, वो आए ही नहीं थे। और टूट की खबरों को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि शंकर लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, एक तरफ तो धरने की लगातार खबरें सामने आ रही हैं, ममता बनर्जी अपने बयान पर अडिग हैं, जो कह रही हैं कि लगातार धरना देंगी, और दूसरी ओर बड़ी जानकारी ये है कि सूत्रों के हवाले से टूट की खबर सामने आ रही है। जिन 2 एमएलए को
निष्कासित किया गया, उनकी और कितने विधायकों से बात हो रही है, क्योंकि दावा है कि उनके संपर्क में टीएमसी के और विधायक भी हैं। देखिए, लास्ट जो तृणमूल कांग्रेस ने मीटिंग बुलाई थी उसमें 60 एमएलए नहीं आए थे और उसके बाद ही ये जो सिग्नेचर वाली कहानी है ये सामने आई, जहां पे सीआईडी जिस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो जो 60 एमएलए नहीं आए थे उनमें से ऋतुब्रतो और सन्दीपन साहा दोनों ही थे। और ऋतुब्रतो जो कि जाने माने चेहरे हैं तृणमूल कांग्रेस के, इसका पहले लेफ्ट में थे, उन्होंने स्पीकर को जाके वहाँ पे कंप्लेन किया और धीरे धीरे वो बात जो है वो फैली और स्पीकर कंप्लेन होने के बाद अब वो उसको लेके सीआईडी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन ये जो 2 एमएलए हैं इनको पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी माना जा रहा है कि बाकी के जो तृणमूल कांग्रेस के एमएलए हैं जो कि उस दिन मीटिंग में नहीं पहुंचे थे, कल पूरा दिन एमएलए हॉस्टल जहां पे बाहर से सारे एमएलए आके रहते हैं वहां पे मीटिंग हुआ है। अब सन्दीपन साहा और ऋतुब्रतो दोनों इस बात को नकार रहा है, वो कह रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सूत्र मुताबिक हम लोगों को ये खबर मिल रही है कि 50 से ज़्यादा एमएलए जो है, जो कि 54 के लगभग माना जा रहा है, वो एमएलए ऋतुब्रतो के संग है। अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र वाली मॉडल यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे एकनाथ शिंदे ने जो है वो पार्टी का बागडोर अपने हाथ में संभाल लिया था और शिवसेना की ओरिजिनल शिवसेना जिसको कहा जा रहा है आज के दिन वो एकनाथ शिंदे हैं, वैसी तृणमूल कांग्रेस के साथ हो सकती है। जिस ममता बनर्जी ने ये पूरा तृणमूल कांग्रेस को खड़ा किया था 1998 1 जनवरी पे, आज वही बागडोर ऋतुब्रतो के हाथ में जा सकता है या तो जो बागी एमएलए उनके हाथ में जा सकता है। बड़ा अजीब माहौल है तृणमूल कांग्रेस का इस वक्त। आप देखिए, ये है ममता बनर्जी की घर जिसके सामने हम लोग खड़े हुए हैं। एक समय यहाँ पे मक्खी भी परिंदा नहीं मार सकता था, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, इनको सबको रोक जाता था। आज यहाँ पे देखिए पूरा खाली है। और सबसे बड़ी बात है, आज जब ममता बनर्जी को रैली धरना देना है, आज जब 12 बजे से 2 बजे तक टाइम दिया गया है कोर्ट द्वारा, अभी 12:20 हो चुके हैं, हमारे पास डेफिनेट खबर है ममता बनर्जी 1 बजे से पहले नहीं निकलेंगे। तो एक पार्टी जो कि आज से 1-1.5 महीना पहले सत्ता में थी, आज उनका जो धरना मंच है वहां पे लोग नहीं पहुंच रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस सिर्फ वहां पे बैठे हुए हैं। और आज ममता बनर्जी के घर के सामने जैसे आगे वाले दिन में होते थे कि बहुत सारा लोग यहाँ पे रहते थे, ममता बनर्जी निकलेंगे, मुख्यमंत्री है, आज वो पूर्वभूत मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उनका पार्टी अभी ऑपोजिशन में है, लेकिन वहाँ पे भी घमासान है, वहाँ पे भी उनका पार्टी रहेगा या फिर कोई दूसरा नया हम लोग जो तृणमूल है, हम ही असल तृणमूल है, ये स्लोगन उठेगी ऋतुब्रतो या सन्दीपन साहा से। ये इसके अभी कयास लगाया जा रहा है, जो कि अपने आप में तमाम सवाल रवि उठ रहे हैं। आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। एक और बड़ी खबर है, फर्जी हस्ताक्षर केस में अभिषेक बनर्जी को दूसरा समन जारी किया गया है। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया है। अभिषेक बनर्जी को पेशी के लिए समन जारी किया गया है, जैसा कि रवि भी अभी जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है, फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी को दूसरा समन जारी। सीआईडी की टीम ने अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया है और अभिषेक बनर्जी को पेशी के लिए समन जारी किया गया है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं मामला क्या है, यह हस्ताक्षर घोटाला, सिग्नेचर घोटाला है क्या। 9 मई को ममता बनर्जी ने स्पीकर को नेता विपक्ष का नाम भेजा था। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने 70 विधायकों के हस्ताक्षर वाली कॉपी भेजी थी और इसके बाद टीएमसी के 2 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। वो 2 विधायक वही हैं जिन्हें निष्कासित किया गया है। ऋतव्रत बनर्जी, संदीप साहा ने अपने हस्ताक्षर से इनकार कर दिया था और इसी मामले में पत्र लिखा था। दावा किया कि स्पीकर को भेजा गया 6 मई का प्रस्ताव फर्जी था। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, ये आरोप भी लगाया गया था। 70 विधायकों के हस्ताक्षर में 14 हस्ताक्षर बड़े अक्षरों में थे। 31 मई को दोनों विधायकों को टीएमसी ने बाहर निकाला, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया और विधानसभा के प्रधान सचिव की शिकायत पर केस भी मामले में दर्ज हुआ। धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश का केस दर्ज हुआ। अब तक टीएमसी के 13 विधायकों से सीआईडी की पूछताछ हो चुकी है। इतना ही नहीं, सीआईडी अभिषेक बनर्जी को 2 समन भी भेज चुकी है। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि, क्या इस मामले में अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि दूसरा समन भी जारी कर दिया गया है?
देखिए यहाँ पे इसके दो पहलू है। पहला तो ये है, माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के साथ सन्दीपन साहा और ऋतुव्रत बनर्जी का एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए इन लोगों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया, ताकि ये जो आरोप है ये सिद्ध ना हो। दूसरा ये है कि अभिषेक बनर्जी के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। हालांकि वो कोर्ट गए थे, कोर्ट ने कहा कि आप यहाँ पे जो की है इस मामले पे लोगों को, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनको सहायता करे। लेकिन अगर ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा पार्टी से निकल गए, जो कि कल हुई है, उसके बाद जो नया पार्टी बनेंगे या तो फिर जैसे कि शिवसेना मॉडल का मैं बात कर रहा था, उसका क्या होगा, उसको लेकर सवाल उठ रहा है। तो आखिरकार अभिषेक बनर्जी जो है, उनका हाथ से सत्ता, उनके हाथ से पावर तो पहले ही जा चुके हैं, लेकिन अब लोग उनके नहीं सुन रहे, लोग ममता बनर्जी के नहीं सुन रहे। आज एक छोटी सी एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं कह रहा था, आज दो घंटे की ममता बनर्जी को धरने का परमिशन मिला था और अभी 1.5 घंटा बाकी है। अभी तक ममता बनर्जी घर से नहीं निकली है, वो 1 बजे के बाद निकलेंगे ऐसा माना जा रहा है। लेकिन ये जो परिणति हुई है तृणमूल कांग्रेस की, आखिरकार क्यों हुआ, लोगों के गुस्सा क्यों है, लोगों में इतना भरास क्यों है, इसको लेकर जब सवाल उठ रहा है तब अभिषेक बनर्जी के लिए मुश्किल बढ़ रहा है, ऐसा मान के हम लोग चल सकते हैं। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर है। ममता बनर्जी के धरने पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने बयान दिया है। समिक भट्टाचार्य ने बयान देते हुए कहा, जनता ही ममता को प्रोटेस्ट नहीं करने देगी, अभी जनता के सामने नहीं जा पाएंगी ममता बनर्जी। भट्टाचार्य ने कहा, टीएमसी ही आज टीएमसी के खिलाफ है, ध्यान भटकाने के लिए ममता आरोप लगा रही है। जनता पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे। ममता बनर्जी का पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी एमएलए चाहे किसी होटल में बैठकर अपना गप मनाए तो दूसरा बात है, लेकिन रास्ते पे उतरकर तृणमूल कांग्रेस अभी जनता को फेस करने का स्थिति पे नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो ऐसा स्थिति पे ममता जी नजर हटाने के लिए दिल्ली का बात कर रहे हैं। वो दिल्ली आ सकते हैं, वो अंटार्कटिका जा सकते हैं, रेगिस्तान में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकती हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया है। एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड रिजेक्टेड। द गेम इज ओवर। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे यूपी की राजधानी लखनऊ की, जहां महिला की मौत मामले पर सवाल उठ रहे हैं। मायका पक्ष ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है और पति समेत कई लोगों पर केस भी दर्ज हुआ है। लखनऊ की खबर, दहेज के लिए उत्पीड़न कार मांगने का आरोप है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी से मौत की पुष्टि हुई है। लखनऊ में महिला की मौत पर अब सवाल उठ रहे हैं, कई आरोप महिला के परिजन की तरफ से लगाए गए हैं। दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया गया है। तो दहेज के लिए कानपुर की मानसी को मार दिया गया क्या, सवाल कई उठ रहे हैं। लखनऊ के सादतगंज क्षेत्र में नवविवाहिता की मौत का मामला आया। 30 मई को मानसी का शव ससुराल में फंदे से लटका हुआ मिला। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सागर राजपूत पर आरोप लगा है। मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है मानसी की शरीर पर, मानसी की बॉडी पर चोट के निशान है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी फांसी से मानसी की मौत की पुष्टि हुई है। थाने के बाहर शव रखकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने जांच टीम गठित की, दोषियों की तलाश जारी है। 9 दिसंबर 2024 को मानसी इन्फ्लुएंसर सागर की शादी हुई थी और फिर ये मौत की खबर सामने आई, जिसके बाद परिजनों ने कई आरोप लगाए हैं और पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। लेकिन मानसी को किसने मारा, किस वजह से उसने अपनी जान दे दी, या क्या सही वजह है, कई सवाल। और अब सीधे बात कुशीनगर की करते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने 424 करोड़ की लागत वाली 272 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं। भगवान राम के पुत्र कुश से भी इसका संबंध है। भगवान बुद्ध से भी इस धरती का संबंध है और भगवान महावीर से भी इस धरती का संबंध है। इतनी समृद्धशाली विरासत का साक्षी हमारा कुशीनगर
याद करिए आज से 9 वर्ष 10 वर्ष पहले किन स्थितियों के लिए मजबूर था। पहचान का संकट, बीमारी का संकट, माफिया का संकट, हर प्रकार का माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, जंगल पार्टी का आतंक। आज की पीढ़ी जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम की है, वह जंगल पार्टी के आतंक के बारे में नहीं जान पाता होगा। लेकिन बहनों और भाइयों, ये कुशीनगर जनपद उससे सर्वाधिक प्रभावित जनपदों में से था। हर प्रकार का माफिया इस पावन धरती को जकड़ा हुआ था और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी यहां के मासूमों को निगलती हुई दिखाई देती थी। किसान तबाह था, पर्ची नहीं मिलती थी, गन्ने की पर्ची नहीं, और मिल गई तो घटतोली अलग। वह मेहनत करता था लेकिन उपज का दाम नहीं पाता था। हर ओर से शोषण, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, और न ही नौकरी और रोजगार की व्यवस्था। कोई व्यवस्था नहीं। अभी आपने जो वीडियो दिखाया गया इसमें देखा होगा, इस वीडियो में आपने देखा होगा सरकार ने, जनता जनार्दन ने 2014 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ,